तो हेलो तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हम बीएससी एग्रीकल्चर का फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का चैप्टर बंद करने वाले हैं। यहाँ पर मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो एस पर आईसीआर स्लेब। बस होगा। तो चलिए शुरू करते तो चैप्टर 1 है हमारा हॉर्टिकल्चर इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आइए वो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर का, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप हॉर्टिकल्चर का, रीसेंट ट्रेंड्स इन हॉर्टिकल्चर, हाईटेक हॉर्टिकल्चर क्या है वो देखेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है वो देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जानेंगे, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ट्रेड समझेंगे और इंपोर्ट्स जो इंडिया इंपोर्ट करता है वो सब देखेंगे। और इनके अंदर भी बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो मैं बहुत ही आपको सिंपल भाषा में यहाँ पर समझाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। और तो हमारी सारी कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी से, मतलब 17th सेंचुरी से, जब ये वर्ड जो है हमारे सामने रिटन लैंग्वेज में आया। तो ये जो हॉर्टिकल्चर वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, मतलब ये लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है, जिसमें कि हॉर्टस का मीनिंग है गार्डन और कल्चर का मीनिंग आप सबको पता है टू कल्टीवेट और टू ग्रो। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब है कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप। ये इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। अब चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? सो हॉर्टिकल्चर इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर विच इज कंसर्न विद द कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है यार कि गार्डन क्रॉप्स के कल्टीवेशन को ही हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अब गार्डन क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? गार्डन क्रॉप्स होते हैं हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांटेशन, एरोमेटिक्स, ऑर्नामेंटल्स, ऑर्चिड्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स। ये सभी चीज़ें हमारी गार्डन क्रॉप्स के अंडर में आती हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन कौन सी हैं? तो इस चैप्टर में हम मेनली 3 ब्रांचेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट इज पोमोलॉजी, सेकंड इज ओलरिकल्चर, थर्ड इज फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग। आइए अब हम इन सभी को एक साथ डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट ब्रांच जो है हमारी वो है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी जो है एक लैटिन वर्ड से ड्राइव की गई है, पोमूम जिसका मतलब होता है फ्रूट, और ग्रीक वर्ड लॉजी जिसका कि मतलब होता है साइंस। तो पोमोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। नेक्स्ट है हमारा ओलरिकल्चर। ये जो ओलरिकल्चर ये जो टर्म है ये भी हमारी लैटिन वर्ड ओलरिस से ली गई है, जिसका कि मीनिंग है पॉट हर्ब, एंड कल्चर जो कि एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है टू कल्टीवेट और टू ग्रो। दस ओलरिकल्चर इज़ द साइंस ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन। बहुत ही भाई सिंपल डेफिनेशन है, मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको ये प्रेजेंट कर रहा हूँ और इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो थर्ड ब्रांच हमारी यहाँ पर आती है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या है? फ्लोरिकल्चर इज़ ए साइंस ऑफ फ्लावर कल्टीवेशन। फूलों की खेती को भाई यहाँ पर फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और ये लैंडस्केपिंग क्या होती है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्यूटिफाइंग अ पीस ऑफ लैंड। किसी भी धरती के हिस्से को पौधों की मदद से, फूलों की मदद से, प्लांट मटेरियल से, डिफरेंट टाइप की ग्रासेस से सजा देना, इसी को भाई लैंडस्केपिंग कहते हैं। आपने गार्डन्स देखे होंगे। तो उसके बाद हमारा आता है इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का स्कोप क्या है आखिर? इसमें अगर हम करियर बनाना चाहें तो इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर देख लेते हैं। हॉर्टिकल्चर हैज़ वास्ट स्कोप ओके इन इंडिया एज पर NHB एस्टिमेट। NHB एस्टिमेट के हिसाब से हमारे इंडिया में लगभग 6.5 मिलियन हेक्टेयर एंड 6.5 मिलियन हेक्टेयर जो है यहाँ पर फ्रूट्स कल्टीवेशन होता है, और 10.4 मिलियन हेक्टेयर्स में वेजिटेबल कल्टीवेशन होता है, जिससे कि हमें 96.75 मिलियन टन्स ऑफ फ्रूट एंड 187.47 मिलियन टन्स ऑफ वेजिटेबल्स हर साल इंडिया में प्रोड्यूस होता है। तो आप भाई इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर का कितना वास्ट स्कोप है, और ये हर साल और भी ज़्यादा ग्रो करते जा रहा है।
इम्पोर्टेंस एंड स्कोप में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इनकम जनरेशन का। इनकम जनरेट, आखिर हम इससे इनकम जनरेट इससे कैसे होती है हॉर्टिकल्चर में। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स गिव्स मोर यील्ड एंड आर मोर वैल्यूएबल देन अदर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की जो वैल्यू है ज़्यादा होती है और ये प्रोडक्शन भी ज़्यादा देते हैं। जैसे स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक्स, फ्लोरी क्रॉप्स हैव गुड वैल्यू, दे कैन गिव अर्निंग ऑफ 10K to 1 लाख। मतलब ये 10,000 से लेके 1 लाख तक की इनकम किसी भी किसान को पर हेक्टेयर से दे सकते हैं और ये और भी ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि हम हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट इसमें कैसे जनरेट होता है, इसमें एम्प्लॉयमेंट किस तरह का है। तो भाई दिस क्रॉप रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ केयर एंड मैनेजमेंट सो दे रिक्वायर मोर लेबर थ्रू आउट ईयर। तो भाई ये जो क्रॉप होते हैं इनकी देखभाल बहुत अच्छे से करनी पड़ती है अगर इनसे अच्छे से प्रोडक्शन लेना है और प्रॉफिट कमाना है। तो इनके लिए भाई थ्रू आउट ईयर लेबर की ज़रूरत पड़ती है, मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें लेबर टू एक प्रोफेशनल एग्रीकल्चर प्रोफेशनल, ट्रेडर्स, मार्केटर्स, हर टाइप के व्यक्ति की इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है और ये सेक्टर इन सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इससे समझ गए होंगे यार, आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हॉर्टिकल्चर का क्या रोल हो सकता है। जैसे कि इसमें लिखा है मैनी इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस फॉर देयर रॉ मटेरियल। सारी जो इंडस्ट्रीज है, दूसरी सारी जो इंडस्ट्रीज हैं बहुत सी हॉर्टिकल्चर के प्रोड्यूस को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करती हैं। जैसे परफ्यूम इंडस्ट्री, इनको फ्लावर्स चाहिए होते हैं अपने रॉ मटेरियल के रूप में। टूरिज्म इंडस्ट्री, ये भी बहुत हद तक नेचुरल टूरिस्ट, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर फार्म्स, इससे टूरिस्ट भी मतलब अट्रैक्ट होते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो भी इस पर डिपेंडेंट है। उसके बाद है हमारा फूड। तो फूड इंडस्ट्रीज़ जो हैं जो प्रोसेस्ड फूड बनाती है तो वो भी इस पर डिपेंडेंट है। मेडिकल एंड ऑयल इंडस्ट्रीज़ और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारी हॉर्टिकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट हैं। भाई बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और बहुत ही इजी इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी है और इसे और भी ज़्यादा इजी और सिंप्लीफाइड करने की मैंने आपके लिए कोशिश की है। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो फोर्थ पॉइंट है हमारा रिलीजियस वैल्यू। रिलीजियस वैल्यू हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स होते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, लीव्स हो, फ्लावर्स हो और बहुत सारे प्लांट, इनकी रिलीजियस वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जैसे तुलसी, मैंगो, बेलपत्र, बनाना लीव्स, वुड ऑफ पीपल, मैंगो ट्री एटसेट्रा। ऐसे काफ़ी सारे हज़ारों पेड़ पौधे, फूल, फल हैं जिनकी रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्हें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है। तो रिलीजियस वैल्यू भी इनकी बहुत अधिक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है फूड वैल्यू। फूड वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनकी वैल्यू न्यूट्रिशन के मामले में भी इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट रिचनेस में हम देखते हैं स्वीट पोटैटो, बनाना, एप्रिकॉट, डेट्स एटसेट्रा। प्रोटीन रिचनेस में हम देखते हैं बादाम, काजू, वॉलनट, पीस एटसेट्रा। इसके बाद आता है सिक्स्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, वो है न्यूट्रिशन वैल्यू। न्यूट्रिशन वैल्यू में जैसे कार्बोहाइड्रेट रिचनेस में एप्रिकॉट, जो ड्राई एप्रिकॉट होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना प्रेजेंट रहता है ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। 72.81% इसमें कार्बोहाइड्रेट रिच है ये। फिर कैश्यू नट 22.37%, ऐसे करके ये पूरी लिस्ट दी हुई है। और फिर आता है हमारा प्रोटीन रिचनेस में कैश्यू नट 21.20%, आलमंड्स 20.80%, वॉलनट 15.60%। इस प्रकार से ये दिखा रहे हैं कि इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कितनी है। विटामिन ए मैंगो, पपाया, बीट लीव, स्पेनिच,
और ये सारी चीज़ें हैं विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन C रिचनेस, फैट रिचनेस, फाइबर रिचनेस, कैल्शियम रिचनेस, फास्फोरस रिचनेस, आयरन रिचनेस। फिर इसमें हमारा 6 पॉइंट आता है। 6 जो पॉइंट है हमारा वो है एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक का एक अगर मैं आपको मीनिंग बोलूँ तो ब्यूटी के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये जो हॉर्टिकल्चर प्लांट्स होते हैं, ये जो हॉर्टिकल्चर प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। तो इनका यूज़ जो है गार्डन में, अर्बन एरियाज़ में, लैंडस्केपिंग में और भी बहुत ज़्यादा जगहों पर इनका यूज़ किया जाता है। तो इस प्रोस्पेक्टिव से भी इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। और ये जो डिज़ाइन और ये जो शो ऑफ वाले जो पौधे हैं इनकी रेट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से इनकी जो है एस्थेटिक वैल्यू जो है इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इम्पोर्टेंस एंड स्कोप में हमारे 6 पॉइंट है वो है एक्सपोर्ट वैल्यू। इंडिया इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ फ्रूट्स जैसे कि मैंगो, ग्रेप्स, वेजिटेबल में ओनियन, पोटैटो, रोज, स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी, कैश्यू नट, कोकोनट, भाई ये सब जो है इंडिया प्रोड्यूस भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। फिर इम्पोर्टेंस एंड स्कोप में 9 पॉइंट हमारे मैसिलेनियस में, इसमें और भी सारे ये जो पॉइंट हैं वो कवर हो जाते हैं हमारे। जैसे कि हॉर्टिकल्चर ट्रीज एक्ट्स एज फॉरेस्ट ट्रीज इन मेंटेनिंग इकोस्फीयर, हमारे एटमॉस्फेयर को, इकोस्फीयर को मेंटेन करने में, पॉल्यूशन फ्री रखने में जो है हॉर्टिकल्चर ट्रीज जो है फॉरेस्ट की तरह काम करते हैं। दे हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग माइक्रो क्लाइमेट जो ज़रा में आजकल हम जो देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, जिसके कारण से ज़रा में मौसम में बदलाव आता रहता है। तो ये माइक्रो क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन में भी ये जो है सहायक हैं। प्रोवाइड शेल्टर टू बर्ड्स, रेप्टाइल्स, अदर ऑर्गेनिजम्स, इम्प्यूट्स टू द राइटर, पोएट्स, थिंकर। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारे कवि हैं, जो लेखक हैं, इनको ये एक प्ले लिखने का उनका जो है कविता लिखने के लिए उनको जो है ये हिंट देते हैं, इनकी खूबसूरती पर जो वो कविता लिखते हैं या इनके ऊपर से किसी को ये दर्शाते हैं, तो ये उनको भी एक सोचने का नज़रिया देते हैं। तो इस प्रकार से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। रीसेंट ट्रेंड्स इन हॉर्टिकल्चर में रिसेंटली क्या क्या ट्रेंड्स आए वो अब हम इसमें देखेंगे। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, बनाना, कोकोनट, कैश्यू नट, पपाया, पोमीग्रेनेट, सपोटा, एनोला इसका मतलब है कि आंवला। तो इंडिया इन सभी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस, टीज एंड कॉफ़ी। तो ये इंडिया जो है हमारा वो स्पाइसेस, मसालों का, और टी और कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। फिर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिंजाल, टमाटो, पोटैटो, कॉलीफ्लावर एट्सेट्रा, ये जो सारी सब्जियां हैं, ब्रिंजाल, टमाटो, पोटैटो, कॉलीफ्लावर एट्सेट्रा, ये जो सब सब्जियां हैं, इनका जो प्रोडक्शन है वो और कई कंट्रीज से बहुत ही ज़्यादा होता है इंडिया में। तो ये थे हमारे रिसेंट ट्रेंड्स। और भी हैं। हॉर्टिकल्चर इज़ नाइसली कंट्रीब्यूटिंग टू इनकम ऑफ स्मॉल फार्मर्स एंड जीडीपी ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री की जीडीपी में और स्मॉल फार्मर की इनकम में भी ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर। इट इज़ गेटिंग एडवांस विथ हाईटेक मशीनरी, ड्रेनेज फैसिलिटीज़, गुड वेराइटी एवरी ईयर। ये भाई हर साल हाईटेक मशीनरी, ड्रेनेज फैसिलिटीज़ और अच्छी अच्छी वेराइटी से लैस होता जा रहा है। हर साल ये और भी ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है। इट इज़ प्रूवन बेनिफिशियल एंड सस्टेनेबल, नेचर फ्रेंडली एंड प्रॉफिट जनरेशन। भाई ये सिद्ध हुआ है कि ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी सहायक है, नेचुरल फ्रेंडली है, नेचर फ्रेंडली है और प्रॉफिट भी इससे बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, जिससे फार्मर्स की इनकम भी बढ़ रही है। रिसेंट ट्रेंड्स में हमारा ये पॉइंट आता है हाईटेक हॉर्टिकल्चर। हाईटेक हॉर्टिकल्चर जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, हाई टेक्नोलॉजी in horticulture, use of high technology in horticulture. It is referred to the use of advanced and modern machinery. एडवांस और मॉडर्न मशीनरी का यूज़, नई नई फैसिलिटीज़ का यूज़ करना हॉर्टिकल्चर फार्म्स में, ठीक है ना। एग्जांपल माइक्रो इरिगेशन, प्लास्टिक कल्चर, प्रिसीजन फार्मिंग, हाई डेंसिटी प्लांटेशन, IPM, INM, मैकेनाइजेशन। अब इन सभी जो हमने एग्जांपल देख रहे हैं, अब इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहले हमारा है माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में, सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊंगा आपको, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट जो है हमारा माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन रिफर्स टू यूज़ ऑफ मॉडर्न मेथड्स, टेक्नोलॉजीज एंड ड्रेनेज फैसिलिटीज़ to save water by 40 to 70% and use water efficiently. Its objective is to use less water for more area irrigation and more production simultaneously. सो भाई इसका ऑब्जेक्टिव जो है माइक्रो इरिगेशन का, नई नई टेक्निक्स का, नई नई मेथड्स का, नई नई फैसिलिटीज़ का, इरिगेशन फैसिलिटीज़ का हम अपने फार्म में यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 70% तक हम पानी, 40 to 70% हम वाटर बचा सकते हैं। कम से कम पानी का यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को इरिगेट करना ही इस माइक्रो इरिगेशन का ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद आता है हमारा माइक्रो इरिगेशन के एग्जांपल्स, जैसे माइक्रो जेट्स, माइक्रो ट्यूब, मिस्टर्स, फॉगर्स, फैन जेट्स एट्सेट्रा। ये सभी हमारे माइक्रो इरिगेशन के एग्जांपल्स हैं। सेकेंड जो पॉइंट है वो है हमारा प्लास्टिक कल्चर। प्लास्टिक कल्चर रिफर्स टू यूज़ ऑफ प्लास्टिक इन एग्रीकल्चर फॉर बेटर एंड ईजी मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स। सो प्लास्टिक कल्चर जो है हमारा एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, उनकी बेटर मैनेजमेंट के लिए, उनसे बेटर प्रोडक्शन के लिए प्लास्टिक का जब हम यूज़ करते हैं तो उसे प्लास्टिक कल्चर कहते हैं। एग्जाम्पल पीवीसी पाइप जो हमारे होते हैं खेतों में, वो भी प्लास्टिक कल्चर के एग्जाम्पल्स हैं। स्प्रिंकलर्स, फॉगर्स, पाइप्स, ग्रीन हाउस जो बनते हैं, मल्चिंग पेपर, पॉट्स एट्सेट्रा, ये सभी हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे प्लास्टिक कल्चर के। प्लास्टिक कल्चर के कुछ एडवांटेजेस हैं जो हम देखते हैं। मल्चिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट वीडिंग। जब हम मल्चिंग पेपर बिछा देते हैं अपने बेड के ऊपर तो उससे जो है वीड ग्रोथ नहीं होती, पेस्ट नहीं लगते और हमारा प्लांट हेल्दी रहता है। और इसका एक और फ़ायदा है कि इसमें कम वाटर में भी पौधे को अच्छी मात्रा में हम मॉइस्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ग्रीन हाउस हेल्प्स टू ग्रो क्रॉप ऑफ सीज़न। और ग्रीन हाउस में जो है हम क्रॉप्स को ऑफ सीज़न भी आराम से उगा सकते हैं। पीवीसी, स्प्रिंकलर्स एट्सेट्रा हेल्प्स इन एफिशिएंट इरिगेशन। पीवीसी पाइप्स और स्प्रिंकलर्स से हम एफिशिएंटली इरिगेट कर सकते हैं अपने फार्म को। यूज़ इन नर्सरी, पॉट मेकिंग, हाइड्रोफोबिक फार्मिंग। ठीक है, नर्सरी में इनका यूज़ होता है, गमले बनाने में प्लास्टिक का यूज़ होता है। हाइड्रोफोबिक फार्मिंग जो कि हम आगे देखेंगे उसमें भी प्लास्टिक का बहुत हद तक यूज़ होता है। यूज़ प्लास्टिक कल्चर हेल्प्स टू कंट्रोल वीड, पेस्ट एंड टेम्परेचर। प्लास्टिक कल्चर का इस्तेमाल हम वीड को, खरपतवार को, कीटों को और टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने में करते हैं। रिड्यूस लेबर। प्लास्टिक कल्चर का इस्तेमाल करके हम लेबर को कम कर सकते हैं। थर्ड है हमारा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस कल्टीवेशन टू ग्रो क्रॉप ऑफ सीजन इजीली, टू कंट्रोल एंड मेंटेन टेम्परेचर, टू डेवलप आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, टू गिव मोर प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू नॉर्मल फार्मिंग। पेस्ट वीड कैन बी प्रिवेंटेड, रिक्वायर लेस वाटर। तो भाई प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या है? ग्रीन हाउस कल्टीवेशन को ही हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहते हैं। इसमें हम ऑफ सीज़न भी क्रॉप उगा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं टेम्परेचर को, एक आर्टिफिशियल जो एनवायरनमेंट है हम अपने क्रॉप को जो चाहिए वो हम डेवलप कर सकते हैं आर्टिफिशियली। और इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो हाई होता है नॉर्मल फार्मिंग की तुलना में। पेस्ट, खरपतवार, कीट, इन सबको हम रोक सकते हैं। रिक्वायर लेस वाटर, इसमें कम पानी की ज़रूरत होती है। इसमें जो है गिव्स हाई एंड क्वालिटी यील्ड, मोर इनकम जनरेशन। ग्रीन हाउस से हम हाई प्रोडक्शन ले सकते हैं, गुड क्वालिटी ले सकते हैं और इससे हमारी इनकम भी ज़्यादा होती है। इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक और ग्लास मटेरियल। तो ग्रीन हाउस जो है हमारे प्लास्टिक या ग्लास मटेरियल से बने हुए होते हैं। जनरली प्लास्टिक, पॉलीथीन का ही यूज़ करते हैं ग्रीन हाउस में। फोर्थ इज precision farming. It is a technique of cultivation to maximize production and minimize wastage of resources and input. प्रिसीशन फार्मिंग, नाम से ही भाई हर एक चीज़ का यहाँ पर जो है बहुत ही सिंपल नाम है और नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये बात किस बारे में हो रही है। प्रिसीशन मतलब प्रिसाइसली, ये प्रिसाइसली फोकस करता है, ये उस प्रकार की फार्मिंग है। उसका ऑब्जेक्टिव यही है
कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो हमारा इनपुट्स रिसोर्सेज का वेस्टेज है वो कम से कम हो। इन्वॉल्व यूज़ ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़, एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ का इसमें यूज़ होता है। इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ GPS, GIS, रिमोट सेंसिंग, यील्ड मॉनिटरिंग डिवाइस, मॉडिफाइड क्रॉप वेराइटी, पेस्ट मैनेजमेंट, हाई टेक मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज़। सो भाई इसमें सभी हाई टेक मशीनरीज़ का यूज़ हो रहा है यहाँ पर टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड टू मैनेज फार्म बेटर। फिफ्थ हमारा पॉइंट है हाई डेंसिटी प्लांटिंग। भाई नाम से ही समझ आ रहा है हाई डेंसिटी प्लांटिंग मतलब पौधों की डेंसिटी बढ़ा देना पर यूनिट एरिया, टू ग्रो मोर प्लांट पर यूनिट एरिया में ज़्यादा पौधे लगाना, यही हाई डेंसिटी प्लांटिंग का ऑब्जेक्टिव है। यूज़ ऑफ डार्क रूट स्टॉक, इसमें हम जो है डार्क वेराइटी का यूज़ करते हैं। डार्क मतलब बोने पौधों का यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ डॉर्फ साइकन वेराइटीज़, जो ग्राफ्टिंग में आपने जो टर्म सुने होंगे रूट स्टॉक और सियोन वेराइटीज़ और सियोन बर्ड जो सुना होगा आपने, मतलब हमें डार्क वेराइटी के रूट स्टॉक और सियोन यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा प्लांट तैयार हो वो भी डॉर्फ वेराइटी का हो। यूज़ ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स का इसमें यूज़ करते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। सुटेबल क्रॉप मैनेजमेंट, इसमें सुटेबल क्रॉप मैनेजमेंट की भी ज़रूरत होती है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग में हम प्लांटिंग डेंसिटी की अगर बात करें तो सेमी इंटेंसिव प्लांटिंग में जो है 500 से लेके बन के 1000 तक पौधे पर हेक्टेयर तक लगाए जाते हैं। इंटेंसिव में 1K से लेके 10K मतलब 1000 से लेके 10,000 तक पौधे और सुपर इंटेंसिव में 20,000 से लेके 1 लाख तक पौधे प्रति हेक्टेयर हम लगा सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या है? हायर यील्ड एंड इकोनॉमिक रिटर्न, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा। इजी कैनोपी मैनेजमेंट, क्योंकि जो पौधा है हमारा वो छोटा हाइट में छोटा होगा तो उसकी जो है कैनोपी मैनेजमेंट, ऊपर के हिस्से की जो मैनेजमेंट है वो आसानी से हम कर सकते हैं। इजी हार्वेस्ट एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी, इजी हार्वेस्ट, इसमें हार्वेस्ट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। इम्प्रूव क्वालिटी इसमें इम्प्रूव हो जाती है हमारे क्रॉप की। कन्वीनियंट फार्म मैकेनाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड इनपुट्स, इसमें लैंड का हमारी ज़मीन का और जो हमारे रिसोर्सेज हैं इनपुट्स है उनका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाता है। इसके बाद अगर हम कुछ सुटेबल डॉर्फिंग रूट स्टॉक्स की बात करें तो इसमें आता है एप्पल का जो है वो है अपना डॉर्फिंग, सेमी डॉर्फिंग M9, M26, M4, M7, ये सारी डॉर्फिंग रूट स्टॉक वेराइटीज़ हैं एप्पल की। मैंगो में यह है वेलाई कोलुम्बन, गुआवा में हमारा पूसा सृजन, सीडियम फ्रीड्रिक खेलिनियम नम, जो भी नाम है इसका बहुत बड़ा सा नाम है। सुटेबल डार्फिन सियोन कल्टीवेयर्स, एप्पल में डार्फिन सियोन की बात करें अगर हम तो एप्पल का है रेड स्पर, स्टार क्रिम्सन स्पर, गोल्ड स्पर, बेल स्पर, सिल्वर स्पर, रेड चीफ एंड हरदी स्पर। इसके बाद है हमारा पपाया पूसा नन्हा। इसके बाद है बनाना डॉर्फ कैवेंडिश, पीच है रेड हेवन। ये सारी वेराइटीज़ है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल यूजिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोर्सेज विदाउट डिग्रेडिंग सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों का यूज़ करके इस तरीके से कि सॉइल पर भी कोई अफेक्ट ना पड़े, सॉइल की हेल्थ भी हमारी अच्छी बनी रहे। इस प्रकार से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्सेज दोनों का यूज़ करके हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं ताकि हमारे पौधे को अच्छा न्यूट्रिएंट मिल सके। यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर इज इंक्रीजिंग एज दे प्रोवाइड प्रॉपर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। इसके बाद आता है हमारा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें कि हम कल्चर पुराने तरीक़ों का, मशीन का और केमिकल तरीक़ों का और जैविक तरीक़ों का यूज़ करके हम जो है कीटों से निजात पाते हैं, कीट की प्रॉब्लम से जो है हमारी फसल को बचाते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटिंग मैकेनाइजेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांटेशन टू हार्वेस्टिंग। प्लांटिंग से लेके भाई हार्वेस्टिंग तक मशीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्प्रेइंग हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र्स को डालना हो, चाहे वो माइक्रो इरिगेशन हो,
वीडिंग हो, हर चीज़ को जल्दी से करने के लिए और लेबर का कॉस्ट घटाने के लिए मशीनरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा कॉन्सेप्ट आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स विदाउट यूज ऑफ केमिकल्स। नाम से ही समझ गए यार, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बिना किसी केमिकल के यूज़ किए खेती करना ही ऑर्गेनिक फार्मिंग है। इसमें हम जैविक तरीकों का उपयोग करके हमारी फसल जो है, जो हमारा क्रॉप है, उसको हम उगाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल्स का उपयोग, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? क्रॉप प्रोड्यूस इज मोर न्यूट्रिशियस। इसमें जो क्रॉप हमारा प्रोड्यूस होता है उसके न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फार्मिंग, और ये हेल्दी होता है। सॉइल हेल्थ बिकम्स गुड। इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग जब हम करते हैं तो हमारी सॉइल की हेल्थ भी जो है वो नेचुरली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। इट इज़ प्योरली नेचुरल। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है बेटर क्वालिटी एंड मार्केट वैल्यू। इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और इनको मार्केट में वैल्यू भी अच्छी मिल जाती है। और उसके बाद लेस कॉस्टली होते हैं। लेस कॉस्टली मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल फार्मिंग जितनी लागत हमारी नहीं आती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड बिटवीन फार्मर एंड ट्रेडर और कंपनी। कॉन्ट्रैक्ट जो है किसान और ट्रेडर के बीच में या किसान या कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। इसमें फार्मर ग्रो एज पर कॉन्ट्रैक्टर डिमांड। कॉन्ट्रैक्टर की डिमांड के हिसाब से फार्मर जो है क्रॉप ग्रो करता है। कॉन्ट्रैक्टर को जैसा क्रॉप चाहिए होता है, जिस वेराइटी का चाहिए होता है और जिस मेथड से वो उगवाना चाहता है वो किसान को बताता है, किसान उसके लिए उगाता है। कॉन्ट्रैक्ट दोनों की सहमति से साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, इनपुट्स, नॉलेज इफ़ रिक्वायर्ड। कॉन्ट्रैक्टर किसान को फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड कर सकता है, इनपुट्स भी वो प्रोवाइड करता है, नॉलेज भी प्रोवाइड करता है अगर किसान को ज़रूरत है। रेट ऑफ क्रॉप इज़ फिक्स्ड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट। कई मामलों में जो है रेट जो है पहले से ही फिक्स हो जाता है। इससे किसान को अपने फसल की मार्केटिंग की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, रेट की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। उसकी ये स्ट्रेस दूर हो जाती है कि भाई मेरी क्रॉप जब हार्वेस्ट होगी तो वो किस रेट पर जाएगी, कहीं कम रेट पर तो नहीं जाएगी, ख़राब तो नहीं हो जाएगी। इस सब की टेंशन किसान को लेने की ज़रूरत फिर नहीं होती। ये एक प्रॉफिट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। इट सॉल्व्स फार्मर प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी बहुत होता है। इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है और बहुत सारी चीज़ें जो है इंडिया को इम्पोर्ट भी करनी पड़ती है। इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ग्लोबल ट्रेड इसमें 0.5%। वर्ल्ड ट्रेड में जो ग्लोबल ट्रेड है हमारा उसमें 0.5% कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो कि शायद बहुत कम है। एक्सपोर्ट्स के मामले में अगर फ्रूट्स के मामले में देखा जाए तो ग्लोबल शेयर हमारा 0.3% है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो। मैंगो का इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है। बनाना, ग्रेप्स, लीची। ओके। फ्रूट्स लाइक वॉलनट, एप्पल, पोमीग्रेनेट, पपाया आर एक्सपोर्टेड। फ्रूट जैसे कि वॉलनट, एप्पल, पोमीग्रेनेट, सेब, अनार, केला, पपीता, ये सब जो है एक्सपोर्ट करता है हमारा इंडिया। फिर वेजिटेबल्स के मामले में ऑनियन, टमाटो, पोटैटो, पीस, मशरूम, एस्पेरगस, कैप्सिकम, ओकरा आर एक्सपोर्टेड। प्याज, आलू, टमाटर, मटर, मशरूम, कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च, भिंडी, ये सब जो है एक्सपोर्ट भी करता है हमारा इंडिया। और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट के मामले में 20% फ्रूट और 12% सब्जियां जो है इंडिया हॉर्टिकल्चर प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोसेस्ड करके इन सबको जो है एक्सपोर्ट करता है। और 41% फ्रूट जूस और 12% ड्राई फ्रूट भी इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है। फ्लोरिकल्चर में देखें तो 86% फ्लावर्स का ट्रेड होता है। जो फ्लावर्स का सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स का ही ट्रेड हो जाता है 86%। तो उसके बाद ड्राइड फ्लावर्स का भी उसके और अदर फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं उनका भी जो है ट्रेड होता है। उसके बाद मेडिसिनल और एरोमेटिक्स जो प्लांट्स है उनका भी बहुत ज़्यादा ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जिसमें कि चाइना हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हर्बल मटेरियल्स का, जैसे एलोए, बेलेडोना, एकोरस, सीना एट्सेट्रा। तो ये सारे मेडिसिनल प्लांट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं चाइना के द्वारा। कोकोनट इज़ ऑल्सो लार्जली प्रोड्यूस्ड, कंज्यूम्ड एंड एक्सपोर्टेड इन रॉ और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट लाइक ऑयल। कोकोनट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और एक्सपोर्ट होता है।
इंपोर्ट्स की बात करें तो ड्राइड पी, सूखे हुए जो मटर के दाने होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होते हैं इंडिया में। एप्पल, कैश्यू नट, एरिकेनट, कोकोआ, ड्राइड वेजिटेबल, ब्लैक पेपर आर इम्पोर्टेड इन कंट्री। ये सब चीज़ों भी हमारे इंडिया में इंपोर्ट की जाती है। इंपोर्ट करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और इसकी जनसंख्या भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो कई सारी चीज़ें जो इंडिया में हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होती है वो डोमेस्टिकली ही कंज्यूम कर ली जाती है, और फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो इंपोर्ट इन सारी चीज़ों को करना पड़ता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड के हिसाब बने रहने के लिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पूरा चैप्टर मैंने A to Z हर एक पॉइंट को सिंप्लीफाइड कर कर आपको समझाया है, उनकी डेफिनेशंस को सिंपल कर कर बिल्कुल आपको परोस दिया है भाई। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग एनिमेटिंग वीडियोस, इमेजेस के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं हर एक जो BSc एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्स है उन पर स्टडी करके आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक यू।